हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। अन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अन अकेडमी इज द इंडिया's largest learning platform where you can prepare for the various competitive exams with the help of the top educators of the country with the quality content and great learning experience. Yes, An Academy provide you the India's best educators and I am available here to help you to crack NEET UG. So let's crack NEET UG. Let me introduce myself. My name is Rahul Tagaria. I have been teaching physics since 5 years in the various reputed institutions of India. Till now, I have mentored to the thousands of aspirants of NEET and IIT JEE. I'm BTech from NIT Rourkela. Yes, I'm engineer from the National Institute of Technology, Rourkela. And now, I'm available here to help the students of the country to learn the concepts of physics for NEET UG with the best notes and best examples. So, मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत बहुत एंजॉय करते हैं मेरे लेक्चर्स को। सो आई होप आप भी बहुत एंजॉय करेंगे मेरे मेरे लेक्चर्स को। एंड यदि आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आप बहुत अच्छे से फिजिक्स लर्न कर पाएंगे, राइट। फ्रिक्वेंसी मैच होते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार फ्रिक्वेंसी मैच हो गई तो मतलब आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। तो next, I will talk about our motto that is called our new anthem. So, हमारा motto क्या है? We want you to crack NEET UG with the India's largest learning platform, An Academy. हम चाहते हैं कि आप An Academy के साथ learn करें and NEET crack करें, ठीक है? So now I'll suggest you to get plus subscription and access to the unlimited live and recorded courses from the India's best educators. Yes, आप इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं उनसे आप पढ़ना चाहते हैं। उनके सारे जो भी लेक्चर्स हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनको आप देखना चाहते हैं अनलिमिटेड, then please get the plus subscription. If you did not download the Unacademy app yet, please go to Play Store and type Unacademy Learning app and download it now and enjoy its services. So, what you'll get if you'll buy the Unacademy subscription. यदि आप Unacademy subscription buy करते हैं तो आपको क्या benefits मिलते हैं? So चलो देखते हैं। तो आप लोगों को क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड मेनी मोर। कहने का मतलब क्या है? डेली लाइव क्लासेस तो क्या होता है कि अन अकेडमी पर आपको कोई ना कोई एजुकेटर्स डेली लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं और मेनली इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे अन अकेडमी पर। सो आप उनके लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपना आंसर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से सब कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ही यहाँ पर सब कुछ डील होती है। आप बहुत अच्छे से सब कुछ लर्न कर पाते हैं। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अबाउट योर परफॉर्मेंस। यू कैन evaluate your performance with our regular mock test and quizzes. यस, हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेस को अटेंड करके आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा कि आपने किस क्वेश्चन में कितना मतलब किस क्वेश्चन का लेवल क्या था और आपने उसको सही किया है या गलत किया है, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। इस तरह से आपका पूरा एनालिसिस आपको मिलता है। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है कि एक टॉपिक को पढ़ने के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए हमें नहीं पता होता है। स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो अन अकेडमी आपको सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करता है। आपको एंटायर सिलेबस, यदि आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इंक्लूड बोथ जूलॉजी एंड बॉटनी, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आपको सीक्वेंस से मिल जाता है और पूरा कोर्स बहुत ही अच्छे वे में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की हेल्प से आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो आप वहां से बहुत ही इजी वे में नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। सो अनलिमिटेड एक्सेस टू द लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, राइट, सो आप एक बार सर ने जो पढ़ा दिया उस चीज को वापस पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए लेक्चर कंडक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अन अकेडमी पर आपको लाइव लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, साथ में
यदि आप लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए या फिर कर लिया लेकिन अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आप बार बार रिपीटेड मोड पर लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, लेक्चर को कई बार देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन इजी बन जाती है और आप ये किसी भी डिवाइस को यूज करके, यानी कि आपका फोन हो, टैबलेट हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आप वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्री लाइव क्लासेस। यू कैन सी ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर हमारा लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल है, उस पर आप लोगों को वहां पर डेली कुछ एजुकेटर्स के लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। वहां आपको लाइव कोर्सेज मिल रहे हैं, वो आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होते हैं, वो रैंडम टॉपिक्स आपको मिलते हैं। लेकिन यदि आप स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ सीखना चाहते हैं, सो यू नीड टू बाय द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यदि आप बाय करते हैं तो ये आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत बहुत कम फी में अवेलेबल होता है। बहुत ही नॉमिनल फी आपको लगती है और आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। So next I will talk about our top educators. You can see they are mainly from MBBS. They are mainly from good reputed MBBS colleges, AIMS, IITs और NITs. So वो बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स जो होंगे वो काफी एक्सपीरियंस होंगे, उन्होंने कई लोगों को अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन दिलाया है नीट में। सो मैं आपको बोलता हूँ कि यदि आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फी की। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि वो 1 मंथ के लिए आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है। 1 मंथ के लिए यदि आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको 6000 पे करने होते हैं। 12 मंथ्स के लिए आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 30,000 पे करने होते हैं। एंड 24 मंथ्स के लिए यदि आप ज्वाइन करते हैं तो 36,000 आपको पे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ, और यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं दिस वन RAHULD राहुल डी, यदि आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% फी में आपको वेवर मिल जाएगा। और 1 मंथ के लिए आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ 5,400 रुपीज। 12 मंथ्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा 27,000 रुपीज। एंड आफ्टर दैट 24 मंथ्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा 32,400 रुपीज। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि यदि आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो ये किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ही कम फी में अवेलेबल रहता है। तो और मेरा सजेशन है कि आप 12 मंथ या फिर 24 मंथ्स के लिए ही सब्सक्रिप्शन बाय कीजिए, क्योंकि 1 मंथ में आप हार्डली 2 या 3 टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आप एंटायर सिलेबस आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिल रहा है वैसे भी। तो आप मेरा सजेशन है कि 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का ही सब्सक्रिप्शन बाय कीजिए, क्योंकि 12 मंथ्स के लिए आपको सिर्फ 5 मंथ्स की इक्विवेलेंट फी पे करना होता है। देखो 1 मंथ के लिए 6,000, 6 × 5 30,000। तो सिर्फ 5 मंथ्स के इक्वल यदि आप फी पे करते हैं तो आपको 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिलता है। और यदि 24 मंथ्स के लिए करते हो तो आपको 6 मंथ्स के बराबर ही फी पे करना होता है। और मैं तो यहाँ आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ ही, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ये रेफरल कोड प्रोवाइड करके, RAHULD राहुल डी। इस कोड को यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप नीट के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। देखो इस सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी इंक्लूड्स बोथ जूलॉजी एंड बॉटनी, ये सारा चीज आपको मिलता है, एंटायर सिलेबस आपको मिलता है, ठीक है। So use my code and buy the Unacademy subscription. Next, let us come to our topic, that is applications of Newton's laws. तो हमने न्यूटन्स लॉज के एप्लीकेशन, मेरा ही पिछला लेक्चर जो अपने इस चैनल पर आया था उसमें मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया था। एंड आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं बात करूंगा एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा कि एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उनको यदि फोर्स लगाया जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है F=ma होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपको कोई सिस्टम दिया है, उस पर एक्सटर्नली फोर्स लगाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, उनके बीच में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने एक स्टेप्स, एक प्रॉपर मेथड के लिए कुछ स्टेप्स प्रिपेयर किए हैं। वो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये स्टेप्स
अब मैं कह रहा हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ये स्टेप्स आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। राइट, तो ये स्टेप्स एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको बेसिक आइडिया मिलता है कि करना क्या रहता है। सिर्फ करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करूं मैं, है ना, शुरू कहाँ से करूं। तकलीफ यही आती है, क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर सोचते हैं यार शुरू कहाँ से करूं, शुरू कहाँ से करूं मैं, है ना। तो चलो आप मेरी स्टेप्स के साथ शुरू करो, जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ फॉलो करो, एंड डेफिनेटली will crack NEET UG. So let's start. To solve the problems involving objects that are in accelerated motion, कहने का मतलब है कि जब भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उन पर फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, तो एट फर्स्ट मेक अ स्केच ऑफ द प्रॉब्लम। ये या तो आपको क्वेश्चन में बनाया हुआ मिलेगा, यदि नहीं बनाया हुआ है तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के उसको अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। Next, isolate a single object and then draw the free body diagram of the object and label all external forces acting on it. कहने का मतलब वही है कि लेट्स से एक सिस्टम दिया है जिसमें 3 या 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। अभी इतने सारे ब्लॉक्स तो रखे हुए हैं, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लो। किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाओ, उसको आइसोलेट कर लो। आइसोलेट करने के बाद मतलब वो क्या बना रहे हैं, हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हम उसका बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उस पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको ड्रॉ कर दीजिए। तो आप डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वैसे ही हम बॉडी के ऊपर बॉडी को आइसोलेट करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो उस पर वो सारे फोर्सेस को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, नॉट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स के ऊपर मतलब बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं वही सब आपको ड्रॉ करना है। बॉडी कितने फोर्सेस लगा रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। So step number 3, choose a convenient coordinate system. Show the location of coordinate axis explicitly in the free body diagram and then determine the components of forces with the reference to the axis and resolve all the forces into x and y component। क्या कहने का मतलब है, ये बोलना चाह रहा है कि आपने बॉडी बना ली, सारे फोर्सेस भी ड्रॉ कर दिए, अब क्या करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस बॉडी के लिए आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अज्यूम करते हो, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अज्यूम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फोर्स यदि एक्स एक्सिस में लग रहा है, देखो फोर्स जो होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करती है ना। तो सॉल्व करने के लिए इजी हो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग कंपोनेंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो यदि कोई फोर्स इस तरह से, लेट से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई फोर्स इस तरह से लग रहा है, ठीक है, तो मैं वाई एक्सिस के अलोंग इसका एक कंपोनेंट ले लूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसका एक कंपोनेंट ले लूंगा। तो अब हमें दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस। तो इससे क्या होगा, हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बहुत आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई द इक्वेशन समीशन ऑफ fx is equals to ma and summation of fy is equals to may, ठीक है। क्या मतलब है, हम जानते हैं न्यूटन ने सेकंड लॉ में बोला था F is equals to m into a, मास into एक्सेलरेशन होता है। तो यदि फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एंड नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो यही आपको करना है। स्टेप 5, स्टेप 4 विल गिव यू टू इक्वेशंस, डेफिनेटली fx इज इक्वल्स टू max से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, fy इज इक्वल्स टू may से आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशन को मिला के बाद दो अननोन हो रहे हैं, टू अननोन, टू इक्वेशन, जैसे ही आप सॉल्व करोगे दोनों अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और यदि सिस्टम में दो मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब कि वहां पर हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है। यानी कि आप समझ लो कि टू से ज्यादा अननोन है तो मतलब टू से ज्यादा इक्वेशन चाहिए, तो जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन होती है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो यदि टू से ज्यादा अननोन है तो टू से ज्यादा इक्वेशन चाहिए होती है, मतलब जो दूसरी बॉडी बच रही है, एक सिस्टम में लेट से 2 और 3 बॉडीज है, तो आप नेक्स्ट बॉडी को उठाओगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और अब तक जो भी स्टेप्स हमने फॉलो किए वो सारी फिर से फॉलो करोगे, ठीक है। सो ये स्टेप नंबर 6 थी आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप्स आप लोग याद रखो चाहे नहीं रखो फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे जाके जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्टेप आपके माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। आज के हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। उन सारे एग्जांपल्स की हेल्प से आप लोग बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। ठीक है, तो ये आज का मेरा जो लेक्चर है ये मेनली 11th क्लास के बच्चों के लिए है एंड 12th क्लास के बच्चे जिनको न्यूटन लॉ अच्छे से नहीं आ रहा है आता है वो भी ये सीख सकते हैं एंड कुछ लोग जिनको आता है वो रिवाइज भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फोर्स F is applied on horizontally on a mass M1 as shown in the figure. Find the contact force between M1 and M2। तो देखो ये वाला डायग्राम है ना, क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक F फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली ऑन मास M1। तो ए ब्लॉक है, इसका मास M1 है और इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है। तो उसी से अटैच एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और उस दूसरे ब्लॉक का नाम है B और उसका मास है M2। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक सरफेस पर M1 एंड M2 मास के दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। अब हम A ब्लॉक को यानी M1 मास वाले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करते हैं तो अब क्या होगा, जो नीचे की सरफेस है वो पूरी फ्रिक्शनलेस है, पूरी स्मूथ है। मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे, थोड़ा सा धक्का मारोगे, ब्लॉक एक्सेलरेट होने लगेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि बोथ द ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट राइटवर्ड, राइट? क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो ब्लॉक किधर जाएंगे भाई, ब्लॉक भी तो राइट ही जाएंगे। मैंने बोल दिया कि जो ब्लॉक है उनका एक्सेलरेशन राइटवर्ड होगा ए। ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये m1 और m2 दोनों एक दूसरे को टच करके पड़े हुए हैं, है ना, यानी कि एक दूसरे से अटैच्ड है। तो मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूँ, मतलब मैं इन दोनों को एक सिंगल ब्लॉक मान लेता हूँ। एक सिंगल ब्लॉक मैंने मान लिया, इसका मास कितना हो गया m1, ठीक है, और प्लस m2। ठीक है, ये एक सिंगल ब्लॉक की तरह हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो ये सिस्टम को मैंने एक ब्लॉक मान लिया m1 प्लस m2 मास का। अब इस पर फोर्स लग रहा है F। ठीक है, एक्सेलरेशन है a। ठीक है, तो अब क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं F इज इक्वल टू m में, यहाँ पर मैं लिख लूंगा क्या, F इज इक्वल टू, है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, न्यूटन का सेकंड लॉ फॉलो कर रहे हैं। m इंटू ए, मास ऑफ द सिस्टम कितना है, मास ऑफ द सिस्टम है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू a। तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2। तो फाइनली यू गॉट दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि ब्लॉक a की बात करें वो भी इसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ब्लॉक b की बात करें तो वो भी इसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि a को हमने धक्का लगाया, f फोर्स लगाया, अब ए मूव करेगा पर बी आगे खड़ा है, तो मतलब ए बी को धक्का मारेगा और बी ए को धक्का मारेगा। कैसे पता, न्यूटन ने थर्ड लॉ में बोला था क्या, कि दो ऑब्जेक्ट्स यदि एक दूसरे पर, मतलब ए ब्लॉक बी ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं तो बी ब्लॉक भी ए ब्लॉक पर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? ओके, तो इसी चीज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टू फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी वी ड्रॉ द एफबीटी ऑफ m2। आप चाहे तो m2 का ड्रॉ करें, आप चाहे तो m1 का ड्रॉ करें, किसी का भी ड्रॉ करें, आंसर तो आपको मिलना ही। तो हमने m2 का ड्रॉ कर दिया, देखो ये m2 ब्लॉक आ गया। अब मैं इस m2 ब्लॉक में क्या करता हूँ, इधर से राइटवर्ड एक ऐसे एरो कर लेता हूँ और वो क्या है, नॉर्मल फोर्स। क्या है वो, नॉर्मल फोर्स। देखो m2 पर फोर्स कौन लगा रहा है, m2 पर फोर्स जो लगा रहा है वो a ब्लॉक लगा रहा है और a और b के बीच में क्या है, नॉर्मल फोर्स है ना, इसलिए m2 यानी कि b ब्लॉक के लिए हम लोग फोर्स क्या लगाते हैं, नॉर्मल फोर्स। और कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल में, नहीं। एक्सेलरेशन कितना है a, और a की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है ही क्या, f अपॉन m1 प्लस m2। तो डायरेक्टली हम लगा लेते हैं f इज इक्वल टू m में, यानी कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो है दैट इज m2 इंटू ए। ठीक है, ओके, वैल्यू रख लो, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिलेगी, m2 तो एज इट इज आएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से उठा लो, क्या लिखेंगे, f अपॉन m1 प्लस m2। सो फाइनली हमें क्या मिल गया, देखो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो यहाँ मैंने रेडीमेड सोल्यूशन भी लिख रखा है, देखो ये m2 ब्लॉक है, इस पर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये r मतलब क्या है, वो नीचे ग्राउंड से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स फाइंड करना था। एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये रहा।
तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देख रहे हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, राइट। एक्चुअली समीशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू कितनी है? समीशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि ब्लॉक जमीन पर ही पड़ा हुआ है, हवा में नहीं उड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉक सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है। तो हम बोलेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू m इंटू ए एक्स। ओके, तो x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन सा फोर्स है? x डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है नॉर्मल फोर्स। देखो ये रहा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, यानी कि वो कितना है m2 इंटू एक्सेलरेशन। बस a की वैल्यू उठा के डाल दी, ये आंसर मिल गया। देखो मुझे भी तो यही मिला था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे m2 से नहीं करना, मुझे तो है ना m1 की हेल्प से करना है। ठीक है, m1 की हेल्प से भी बता देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं आपको यही क्वेश्चन M1 ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है ना। तो चलो M1 की हेल्प से करके देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं M1 ब्लॉक का डायग्राम बना, दिस इज ब्लॉक M1, ये M1 हो गया, ठीक है। अब इस पर इधर फोर्स लग रहा है कौन सा? इधर फोर्स लग रहा है F, लगा दिया मैंने। इधर फोर्स कौन सा लग रहा है? इधर भाई नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना। अरे बी ब्लॉक पे ये धक्का दे रहा है, तो बी ब्लॉक भी तो इसको धक्का देगा, तो नॉर्मल फोर्स लग गया। और राइट वर्ड इसका एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट? कुछ नहीं, वैल्यू रखो बस। एफ राइट वर्ड है, पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट वाले को नेगेटिव ले लेता हूँ। एफ माइनस एन दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एम और एक्सेलरेशन ए, ठीक है। आपको जनरली जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अज्यूम कर रहे हो उसको पॉजिटिव ले लो, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। एफ माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कौन सा? M1 है ना, तो M1 इंटू ए ये यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू मिल गई, n इज इक्वल टू एफ माइनस M1, और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है एफ अपॉन M1 प्लस M2, तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2। ओके, एलसीएम लो, सॉल्व करो। M1 F प्लस M2 F माइनस M1 F, तो M1 F से M1 F चला जाएगा और फाइनली यही वाला आंसर मिलेगा। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आपको मिलेगी M2 F अपॉन M1 प्लस M2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चाहे M1 की हेल्प से सॉल्व करो, चाहे M2 की हेल्प से सॉल्व करो, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे होप्स है। Next, I will talk about the question number 2. Question number 2 में बोला गया है, the velocity of the particle of mass 2 kg is given by v is equals to 80 I cap plus bt squared j cap। देखो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, आई कैप भी दिखा रहा है, जे कैप भी दिखा रहा है, मतलब जो भी फोर्स लग रहा होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। इसीलिए वेलोसिटी देखो यहाँ टाइम के फंक्शन में एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में है, ठीक है। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब क्या करें, हम जानते हैं फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सीधा तरीका होता है, क्या? F इज इक्वल टू न्यूटन का सेकंड लॉ, या तो आप क्या कर लो एम में लिख लो, है ना, और ए को डीवी बाई डी टी कर लेना, या फिर आप डायरेक्टली लगा लो F इज इक्वल टू डी पी। पी मतलब क्या होता है? मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। कहाँ से आया? अरे न्यूटन दादा ने सेकंड लॉ में बोला था ना, क्या बोला था? F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, यही न्यूटन दादा ने बोला था, तो बस वही करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ m, और ये एक्चुअली p क्या होता है? p होता है m इंटू ई, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये आ गया m dv बाई dt। भाई मास को कोई चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बस अब यहाँ पर देखो मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, f इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ dmv बाई dt के। मास की वैल्यू 2 kg है, तो उसको बाहर निकाल लो, वैसे भी कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया। अब d बाई dt और v की वैल्यू डाल दो, v इज इक्वल टू 80 i कैप प्लस bt स्क्वायर j कैप। सो फाइनली 80 का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो हमें मिलता है 8 i कैप, और bt स्क्वायर का हमें मिलेगा 2bt j कैप, राइट। तो 2bt j कैप, ये हमें मिल गया क्या? एक्सेलरेशन, राइट। ओके, सो 2 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2a i कैप प्लस 4bt j कैप। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, राइट। बहुत ही सिंपल है, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया हम लोगों ने, F इज इक्वल टू dv बाई dt, राइट, या हम बोल सकते हैं m dv बाई dt। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्या बोला है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है।
इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बोला है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। ओके, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ एल है और उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा दिया, ठीक है। टैप्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, जिस सरफेस पर ये रखा है ना वो पूरी तरह से फ्रिक्शनलेस है, वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द टेंशन इन द रॉड एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि जहां पर फोर्स लगाया उस एंड से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पर बताओ कि इस रॉड में टेंशन कितनी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टेंशन इन द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ देखो मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है, ठीक है। ये देखो ये पूरी रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी है एल, एल लेंथ की एक रॉड होगी, इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड लगा दिया, लेफ्टवर्ड भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे x डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, तो इस पॉइंट पर हमें बताना है टेंशन कितनी है, ठीक है। यहाँ मुझे टेंशन बतानी है, तो ये टेंशन मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये टेंशन की मैंने इस तरह से मैंने फ्री बॉडी बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो ये एक्स लेंथ है इतना पार्ट है ना, ये अपना फ्री बॉडी डायग्राम है ना, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो इस पार्ट को मैं उठा लेता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, देखो ये बॉडी आ गई, ठीक है। बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो मैंने आपको उन इनिशियल स्टेप में बोला था, आप क्या करो बॉडी का स्केच बनाओ, राइट। उसके बाद आइसोलेट द ऑब्जेक्ट को आइसोलेट किया, उसके बाद ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, जितने भी फोर्स इस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं उनको ड्रॉ कर लिया, तो एफ राइटवर्ड और ये टी लेफ्टवर्ड मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये अंदर वाला टी टी ये तो बॉडी के अंदर है ना, तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे यदि टेंशन फाइंड करनी है ना, मुझे ये देखना होगा कि ये पूरी रॉड एक्सेलरेट हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एफ फोर्स लगाया गया, एफ फोर्स लगाते ही बॉडी का मास m है तो वो तो एक्सेलरेट होगी, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ F इज इक्वल्स टू m में क्या बोल सकता हूँ, F इज इक्वल्स टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। बस हो गया अपना काम, यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, क्या मिला, एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइड बाय मास F बाय m। तो यहाँ पर मुझे टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मिल गया। अब क्या करोगे, अब टेंशन फाइंड करनी है, तो ये पर्टिकुलर ये फ्री बॉडी बना लिया हमने। अब देखो इस पर एफ फोर्स लगाया था और ये जो है राइटवर्ड जाएगा, तो मैं इधर इसका एक्सेलरेशन ए लग रहा है, ए है ये बोल दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई करोगे, तो नेट फोर्स क्या है, एफ राइटवर्ड और टी लेफ्टवर्ड है, तो एफ माइनस टी, ये हो गया नेट फोर्स, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब मुझे मास लेना है, मास किसका लूं, पूरी बॉडी का नहीं ले सकता, जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का मास लेना है। तो टोटल मास मैं बोलूंगा कि क्या बोलूंगा कि पूरे ऑब्जेक्ट का, जस्ट अ मिनट कर्सर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है, यस दिख गया, यस। मैं बोलूंगा कि पूरी बॉडी का मास एल लेंथ का मास है कैपिटल एम, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, यानी कि 1 मीटर लेंथ का मास होगा m बाय एल, लेंथ को डिवाइड कर लो, ठीक है, ये यूनिट लेंथ का मास आ गया। अब x उसका लेंथ है, तो x लेंथ का मास कितना हो गया, यूनिट लेंथ का जो भी मास है उसमें x को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा m बाय एल इंटू एक्स, दिस इज द मास ऑफ द सेगमेंट, तो उस सेगमेंट का हमें मास मिल गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम नेट फोर्स इज इक्वल टू m में ही कर रहे हैं, है ना। तो नेट फोर्स कितना हो गया, एफ माइनस टी, दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, एम मतलब इस वाले का क्या वेट, तो वो क्या है, सॉरी इस वाले का मास, तो उस वाले का मास कितना आ रहा है, एम बाय एल इंटू एक्स, राइट। तो ये आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन ए की वैल्यू एफ बाय एम डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर डालता हूँ मैं, क्या मुझे तो टेंशन चाहिए, तो टी इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ बाय एम बाय एल इंटू एक्स इंटू एफ बाय एम, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो फाइनली आंसर मुझे ये मिलेगा, क्या मिलेगा, T is equals to F into 1 minus x by L. This is the answer for this question, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, देखो मैं फिर से रिकॉल कर पा रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, है ना, तो जिस पॉइंट में आपको टेंशन पूछा है उस पॉइंट तक बॉडी का सेगमेंट को आप सेपरेटली ड्रॉ कर लो, ठीक है।
अब सबसे पहले तो पूरी की पूरी जो बॉडी थी उसका एक्सेलरेशन निकालो। नेट फोर्स इन ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमें क्या मिल गया, F इज इक्वल्स टू m इनटू a। और यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू F बाय m, फोर्स डिवाइड बाय मास, ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या करोगे, जिस पार्ट को आपने आइसोलेट किया है, जिस पार्ट को आपको ऑब्जर्व करना है, उस पर सारे फोर्सेस ड्रॉ कर दिए। इस तरफ से फोर्सेस F और इस तरफ से टेंशन T। ठीक है, जैसे ये हमने ड्रॉ किया, अब व्हाट नेक्स्ट, अगला आप क्या करोगे, अब कुछ नहीं, F नेट इज इक्वल्स टू m में फिर से लगाना है, लेकिन उस सेगमेंट का मास निकालना है। सेगमेंट का मास मैंने आपको यहाँ पर बताया कैसे, L लेंथ का मास है m, राइट, ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ। L लेंथ का मास है m, इसलिए यूनिट लेंथ का मास हो गया m बाय l, और इसलिए x लेंथ का मास हो गया m बाय l इंटू x। ठीक है, यूनिट लेंथ का मास इंटू x लेंथ, तो ये हो जाएगा x लेंथ का मास। ठीक है, तो फाइनली आप क्या करोगे, F नेट इज इक्वल टू m में लिखोगे, तो ये रहा F नेट यानी कि F माइनस T इज इक्वल टू सेगमेंट का मास तो m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बस इसको जैसे ही सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, T इज इक्वल टू F माइनस दिस। तो फाइनली आंसर यू आर गेटिंग व्हाट, T इज इक्वल टू F इंटू 1 माइनस x बाय l। ठीक है, T is equals to F into 1 minus x by L, this is the answer for the question, यानी कि tension at a point at a distance x from the end where the force is applied, right? ओके, सो आई होप कि वो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वहां तक ही हो चुका था, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बोला है कि वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच passes through a pulley and connected to 10 kg mass at the other end and is pulled by 100 Newton force, then find the acceleration of 10 kg mass, और g की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में ये आप लोगों को ये डायग्राम दे रखा है, कौन सा, दिस डायग्राम। इस डायग्राम को आप लोगों को फॉलो करना है। इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है, देखो एक 10 kg का मास है, तो वो 10 kg का मास एक स्ट्रिंग की हेल्प से पुल्ली पर लटक रहा है। पुल्ली तो आपको पता ही है क्या होती है, पुल्ली एक क्या होती है, डिस्क होती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी तरफ से मैं 10 न्यूटन सॉरी 100 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको पुल करता हूँ, और जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है बस। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखो, स्प्रिंग यदि मासलेस है तो जो फोर्स आप स्प्रिंग पर अप्लाई करेंगे वो टेंशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंशन। ओके, तो याद रखो, फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, राइट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो है स्ट्रिंग पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना आ गया, 100 न्यूटन। ओके, राइट, तो मैंने बोल दिया कि टी इज इक्वल टू 100 न्यूटन, इक्वल्स टू 100 न्यूटन। टेंशन मिल गया यार हम लोग को। यदि हमें टेंशन मिल गया तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन। तो मैंने बोल दिया कि भाई mg नीचे लगेगा, m इंटू टी। टी की वैल्यू 9.8 रखी है, इसका मतलब 98 न्यूटन फोर्स जो है उसका वेट है वो नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर टेंशन टी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया क्योंकि वो 100 है, तो ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, तो मैंने ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ए मान लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना है ना उसको हमेशा पॉजिटिव लेने का, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा ऊपर की ओर टी, नीचे की ओर एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। राइट, क्या किया, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए किया। एफ नेट मतलब टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऊपर की ओर टी, नीचे की ओर एम जी, तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो टी की वैल्यू 100 है, एम जी की वैल्यू 98 है, तो यहाँ मुझे मिल रहा है 2 इक्वल्स टू एम इंटू ए, दैट इज व्हाट 10 इंटू ए। ए की वैल्यू आ रही कितनी, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। देखो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया है, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम दिया है, 100 न्यूटन ऊपर, 10 जी नीचे, 10 जी का मतलब 98 होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इसलिए मैं किधर अज्यूम करूंगा, ऊपर की ओर अज्यूम करूंगा। ठीक है ना, बस। तो फाइनली वी गॉट ऑल द आंसर्स, राइट। तो यही था हमारा न्यूटन लॉ का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहले डायग्राम देखिए, देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, ये रहा। ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है एफ नॉट, और टू ब्लॉक्स है, वो एक थिक रॉड, वो एक रॉड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक ब्लॉक है 5 kg का, फिर जो रॉड लग रही है वो 2 kg की है, और नीचे नीचे जो छोटा ब्लॉक लगता है वो 3 kg का है। ठीक है,
टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया? टोटल सिस्टम का मास हो गया 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो 10 केजी का ये सिस्टम है, ठीक है। और उस पर ऊपर की ओर F नॉट फोर्स लगा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। 5 केजी ब्लॉक हैज अ रोप, ये रॉड नहीं है, ये रोप है ना। रोप ऑफ मास 2 केजी। अब रोप मासलेस नहीं है, रोप के अंदर भी मास है, तो रोप के अंदर भी मास है ना। 5 केजी ब्लॉक हैज अ रोप ऑफ मास 2 केजी अटैच्ड टू इट्स underside and a 3 kg block is suspended from the other end, है ना। अब क्या देखो यहाँ पर दिख रहा है एक 5 kg का ब्लॉक, बीच में एक रॉप लग रही है और दूसरे एंड पर एक 3 kg का ब्लॉक लग रहा है, ठीक है। The whole system is accelerated upward with 2 meter per second square by an external force F naught। देखो ये F naught फोर्स लगा है ना, तो इस F naught फोर्स को लगाने से ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो जाता है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट करने लगता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा तरीका है, इस सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबको एक सिंगल ब्लॉक मान लो, राइट। मतलब जितने भी एलिमेंट्स जिनमें मास है उनको एक मैं सिंगल मास कंसीडर करता हूँ, यानी कि इस पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा 5 + 2 7 और 3 10। तो ये 10 केजी का एक सिंगल ब्लॉक कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है F नॉट, तो ऊपर की ओर मैंने लगा लिया F नॉट, राइट। ओके, और ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट कैन आई डू, डायरेक्टली मैं लगाता हूँ क्या, F = ma। यदि मैं यहाँ पर लगाता हूँ क्या, सॉरी, F = m into a, m की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 2, ये दे रखा है ना। बस मैंने F = m में लगाया, यानी कि F नॉट = 10 into 2, आई एम गेटिंग हियर 20 न्यूटन, राइट। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर 5 ओके ओके, या मैंने यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ग्रेविटी भी तो है, राइट। जस्ट अ मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं फिर से आपको अच्छे से समझाता हूँ। इरेज ऑल। अब मैं आपको नीट एंड क्लियर अच्छे से समझा देता हूँ। यस, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, कि आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं ब्लॉक्स, इन सबको मैं एक सिस्टम कंसीडर करता हूँ, और सिस्टम का मास हो गया 10 केजी, तो मैं इसको एक सिंगल मास कंसीडर कर लिया, ये सिंगल मास हो गया 10 केजी का। अब 10 केजी पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है F नॉट, तो ऊपर की तरफ फोर्स F नॉट, और नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg। mg मतलब हो गया 10g, राइट। तो ये 10g नीचे लगा दिया। अब ये ऊपर 2 एक्सेलरेशन से भाग रहा है, तो बस डायरेक्टली आप लगा लो कि इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है मैंने, F नॉट ऊपर की ओर माइनस mg, mg मतलब 100, 10 into g मतलब क्या होता है 100, तो F नॉट माइनस 100, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, तो दैट विल बी इक्वल टू m into a। तो यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है 10 into 2, है ना। फाइनली मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैंने किया ये है F माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, है ना। upward force minus downward force is equals to mass of the body to acceleration of the body। Okay, so finally we are getting 120 Newton। Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है व्हाट इज द F नॉट, F नॉट की वैल्यू मिलती है 120 न्यूटन। आफ्टर दैट नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रॉप, रॉप के ऊपर नेट फोर्स कितना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं रोप को एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ सिंपली। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, देखो ये रोप है, इस रोप को मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर, यहाँ से तो इसको ऊपर खींचा जा रहा है, और नीचे से एक ब्लॉक लटक रहा है, मतलब वो इसको नीचे खींच रहा है। तो मैं बोल दूंगा ऊपर F1 नीचे F2, तो नेट फोर्स जो है वो F नेट है, कितना है F नेट। और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मास मैं m मान लेता हूँ इंटू एक्सेलरेशन। बस, तो सारी चीजें हमारे पास, तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा F = m into a, राइट। तो F की वैल्यू कितनी है, ऊपर माइनस नीचे, है ना। तो वही मुझे फाइंड करना है, नेट फोर्स कितना है, तो मैंने उसको F ही लिख दिया। That will be equal to mass of the rope, that is how much 2 kg, acceleration of the rope, that is 2, यहाँ आ गया 4, राइट। समझ में आया। तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है क्या, कि जो नेट फोर्स, देखो फोर्स तो मतलब ऊपर की ओर भी लग रहे हैं, नीचे की ओर भी लग रहे हैं, लेकिन जो नेट फोर्स लग रहा है ना, वो कितना है 4 न्यूटन है, ठीक है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप इज 4 न्यूटन, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से सॉल्व किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो F = ma, force on the rope, net force on the rope, that is mass of the rope into acceleration of the rope, and that is 4 Newton। After that the last question, C वाला क्वेश्चन, C वाले क्वेश्चन में आपको बोला है what is the tension at the middle point of the rope, G को 10 लेना है, ठीक है। तो टेंशन एट द मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट में टेंशन देखो, पूरी स्ट्रिंग जो थी ना आपके पास, ऐसे रोप थी,
रोप के नीचे एक ब्लॉक और लटक रहा था। मैंने क्या किया, पूरी रोप के दो टुकड़े कर दिए, तो ये आधा आधा टुकड़ा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ आएगा। अच्छा, पूरी रोप 2 kg की है तो हाफ रोप कितनी होगी, 1 kg की, तो 1 kg हो गया। और नीचे वाला ब्लॉक ये तो 3 kg का था ही, तो टोटल इस सिस्टम का मास कितना हो गया, 4 kg। पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर टेंशन टी लग रही है ना, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो इस सिस्टम पर टेंशन लेने का कि देने का, टेंशन देने का। टेंशन शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट, ऊपर की ओर। ओके, तो क्या समझ में आया, टी ऊपर की ओर और नीचे की ओर एम जी, एम जी मतलब 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा 4g। तो टी माइनस 4g इजिकल्स टू, इसका मास 4 है तो m इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ टी माइनस 4g, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू ए। सारी चीजें हमारे पास है, टी की वैल्यू आ गई 4g, 4g का मतलब हो गया 40, एक्सेलरेशन 2 था, 4 इंटू 2 इज 8, 48 न्यूटन इज द आंसर, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो ये हाफ रोप हो गई, ये नीचे वाला ब्लॉक हो गया, टोटल कितना हो गया 3 + 1 4 kg, है ना, तो इसलिए mg यानी कि 4 और टेंशन ऊपर, तो t माइनस एम जी इज टू एम मैंने यूज किया एंड आई गॉट द आंसर 48 न्यूटन। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर दो ब्लॉक्स रखे हैं। ग्राउंड के ऊपर पहले एक ब्लॉक है 1 kg का, सॉरी 1 kg के ऊपर एक और ब्लॉक रखा है 50 kg का, ठीक है। अब क्या कर रखा है वो हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। A block of mass 50 kg is kept on another block of mass 1 kg as shown in the figure. A horizontal force of 10 Newton is applied on 1 kg. Okay, तो अब ये जो 1 kg है ना, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, इस पर इधर 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा लिया, ठीक है। ओके, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, यानी कि कहीं कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। जी की वैल्यू 10 लेनी है। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है। हॉरिजॉन्टल में फोर्स किस पर लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए पर लग रहा है ना। मैं ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा आएगा, इधर आ गया 10 न्यूटन फोर्स, की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, ऊपर से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो उसको मैं N1 बोल लेता हूँ। नीचे से भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, उसको मैं N2 बोलूंगा, कि वो ग्राउंड की वजह से आ रहा है। और आफ्टर दैट एक इसका खुद का, तो वो कितना आएगा, mg मतलब 1 × g, ठीक है। तो ये आ गया g। बस, अब क्या करना है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहले आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। क्वेश्चन में आपको यही पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, तो ये ब्लॉक ए का ही फोटो बना रखा है मैंने। दैट इज एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम में, एफ इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। मास ऑफ ए कितना है, मास ऑफ ए इज 1 और एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ सिर्फ ए बचा। एफ की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ बी की। बी ब्लॉक, अरे बी ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ही नहीं, बी पर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ही नहीं। ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है और नीचे की ओर mg लग रहा है इसका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन fx इज इक्वल्स टू 0 फॉर बी, बी ब्लॉक के लिए, तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ बी इज व्हाट, 0 हो गया। यानी कि बी ब्लॉक अपनी जगह पर ही रहेगा और ए ब्लॉक उसके नीचे से निकल के भाग जाएगा, ठीक है। So finally we are getting the answers, right? There is no force on B, so AB is equals to 0. और एक्सेलरेशन ऑफ ए मैंने आपको फाइंड करना बता ही दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, राइट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब नॉर्मल फोर्सेस फाइंड करना है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये N1 यानी कि बी ब्लॉक पर जो है ना, बी ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, तो भाई बी ब्लॉक पर नीचे की ओर कितना हो रहा है 50g, ऊपर की ओर हो रहा है N2, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये y डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम पर ही है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मैं बोलूंगा N2 इज इक्वल्स टू mg, और उसकी वैल्यू आ रही है 500, सॉरी N2 की वैल्यू आ रही है 500 न्यूटन। तो N2 इज इक्वल्स टू m इंटू जी, 500 न्यूटन। अब मुझे फाइंड करना है N1, N1 मतलब ग्राउंड इस पर कितना लगा रहा है। तो मैं देखता हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी आ रहा है ये ब्लॉक अपना A, इस ब्लॉक A पर देखो, यहाँ से देखो ऊपर की ओर से N2,
इधर से लग रहा है N1 ऊपर की तरफ, ये है N1 ही हमें फाइंड करना है, और फिर 1G नीचे की तरफ, ठीक है। N2 की वैल्यू ऑलरेडी 500 आ गई, तो 500 प्लस 10, 510 आंसर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आप इनको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। So this was all about application of Newton's law for the two blocks which are placed on a horizontal frictionless surfaces and a horizontal force is applied at 1 kg block in rightward, right? तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ट्रॉली को देख के पता चला एक लिफ्ट है, लिफ्ट एक रस्सी से बंधी हुई है, रस्सी पुले से होकर जा रही है, लिफ्ट के अंदर एक आदमी है, और वही क्या कर रहा है, रस्सी को ऐसे फोल्ड करके रख रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम लोगों को देखना है, देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, उसी हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a 60 kg painter stand on a 15 kg platform, ठीक है। अब बोल रहा है a rope attached to the platform and passing over an overhead pulley as allowed allows the painter to raise himself along with the platform। यानी कि वो क्या करता है, वो इंसान इस रस्सी को धीरे धीरे खींचता है, रस्सी को खींचता है तो ये पूरा प्लेटफॉर्म के साथ ट्रॉली ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। हम्म पहला, टू गेट स्टार्टेड he pulls the pulley down with a force of 400 newton, then find the acceleration of the platform as well as that of the painter। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म और पेंटर हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ मैंने बोल दिया कि चलो, मैंने बोल दिया कि 15 किलो का तो इंसान, 15 किलो का प्लेटफॉर्म है और 60 किलो का इंसान है, तो नीचे की ओर 75 kg इंटू जी, तो 75 g इज डाउनवर्ड, राइट। तो 75, सॉरी, जस्ट अ मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस, यस। अब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो मैंने बोल दिया कि नीचे की ओर 75 g, यानी कि 750 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि इसने रस्सी को पकड़ा हुआ है और रस्सी मासलेस है, तो रस्सी में टेंशन टी और इधर भी टेंशन टी, ठीक है। ओके, मैं बोल देता हूँ कि यदि मैं लिफ्ट और इंसान दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करता हूँ, है ना, लिफ्ट और इंसान दोनों को एक ही सिस्टम, एक ही ब्लॉक कंसीडर करता हूँ, मैं बोल लूंगा सिस्टम पर ऊपर की ओर टेंशन लग रही है टी एंड टी, 2T लग रही है ना, और टी की वैल्यू 400 दे रखी है, ठीक है। ऊपर ऊपर की ओर कितना लग रहा है, 2T, नीचे की ओर कितना लग रहा है, 750, है ना। अरे मास आदमी का 60 किलो और प्लेटफॉर्म का 15 किलो, सॉरी, सो टोटली 65 kg, सो 75 kg, सो डाउनवर्ड इज 75 न्यूटन। 2T माइनस 75 इज इक्वल्स टू दोनों का जो मास है दैट इज 75 इंटू ए। अब क्या करें, टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे 400 न्यूटन, 800 माइनस 750 इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन इज इक्वल्स टू 75 ए, राइट। अब क्या करूं, इस 75 को 50 में डिवाइड कर लो, तो यू विल गेट 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट। किस डायरेक्शन में होगा, ये अपर डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि अपर डायरेक्शन में टेंशन 2T है, यानी 800 है, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। ओके, तो आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, देखिए अच्छे से समझिए, समझिए इसमें कि आपको समझ में आया या नहीं। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, व्हाट फोर्स मस्ट ही एक्सर्टेड
on the rope so as to attain the upward speed of 1 meter per second in 1 second, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर ही ऊपर की और 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मिल जाए, है ना। इनिशियली लेट से रेस्ट में था मतलब 1 सेकेंड में स्पीड भी 1 हो जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। एक्सेलरेशन भी कितना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए, है ना। नहीं करना है, बस यही सेम तरीका क्या कर सकते हैं, 2t - 750 इज इक्वल्स टू 75 × a, है ना। ओके, अब मुझे क्या करना है ना, तो मुझे टेंशन पता है और ना ही मुझे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो पता पड़ सकता है कैसे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इज 1, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन पता नहीं है और टाइम है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मुझे मिल गया एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 1। इस एक्सेलरेशन a 1 को यहाँ डाल दो 75, राइट। तो क्या मिल रहा है, 2t इज इक्वल्स टू 75 + 750, है ना। तो ये हो गया 825। 825 में 2 को डिवाइड कर लो तो क्या मिल रहा है, 412.5। इतना टेंशन लगाना पड़ेगा, इतना। एक स्ट्रिंग में टेंशन है मतलब इंसान को इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंसान को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 412.5 न्यूटन। यदि इतना फोर्स इंसान लगा देता है तो वो 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड अचीव कर लेगा, ठीक है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फोर्स शुड ही अप्लाई नाउ टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। भाई देखो, कभी भी कांस्टेंट स्पीड की कोई बात बोले समझ लो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया कि 2t - 750 दैट विल बी इक्वल टू m × a। एक्सेलरेशन 0 चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, डायरेक्टली टेंशन की वैल्यू आ गई 750 डिवाइड बाय 2। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, हमें मिल रहा है 375 इतना फोर्स यदि वो उस रोप पर लगाएगा तो वो क्या करेगा, कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली सॉल्व कर रखा है, देखो अच्छे से आप देख सकते हो। वैसे मैंने रफली आपको समझा ही दिया है, एक बार फिर से समझ लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पेंटर एंड द प्लेटफॉर्म एज सिस्टम can be drawn as shown in the figure. Note that the tension in the string is equal to the force by which pulls the rope. तो सिंपल सी बात है, कभी भी कोई भी इंसान एक मासलेस रोप को यदि खींच रहा है ना, तो जितने फोर्स से इंसान उस रोप को खींचेगा वो पूरा का पूरा फोर्स टेंशन बन जाएगा, ठीक है। तो दैट एंटायर फोर्स विल बिकम टेंशन इन द रोप। वही किया हम लोगों ने, हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया, उस लिफ्ट को और उस इंसान को, ठीक है। तो इंसान और लिफ्ट का टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M जो कि 75, 60 + 15 75 हो गया था, है ना। और ऊपर की ओर देखो स्ट्रिंग में टेंशन T और यहाँ पर भी T। तो टोटल सिस्टम पर ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 2T, और नीचे की ओर m + m × g, और एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मान लो a, ठीक है। सारे सॉल्व करते जाओगे तो क्या मिलेगा, 2T ऊपर की ओर m + m × g नीचे की ओर, दैट विल बी इक्वल टू m + m × a, राइट। एफ नेट इज इक्वल टू ma वाली इक्वेशन लगाइए और कुछ नहीं किया, पीछे भी समझाया था ये, ठीक है। बस यहाँ पर वेरिएबल में किया हुआ है। अब क्या करोगे, a इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज रख दी इसमें, क्या मिलेगा हम लोग को, क्वेश्चन में दिया ही था ये सारी वैल्यूज, तो इसको दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और जैसे ही ये रखेंगे तो हमें मिलता है कितना, 2/3। 2/3 की वैल्यू ही आती है 0.67, राइट। हमें वही आंसर मिला, राइट। अब करना क्या है, सिर्फ दोनों ही बॉडी को एक सिस्टम कंसिडर कर लेना है और नेट फोर्स लगा देना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, इसका ही क्वेश्चन नंबर 2, टू अटेन अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड एक्सेलरेशन 1। मैंने आपको ये बता ही दिया है पहले से, v = u + ad से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 1, है ना। और जैसे ही वो मिलता है तो उसके बाद 2t - 750 = 75 a लगाओगे, उस पर आपका आंसर मिल जाएगा 412 न्यूटन। लास्ट, when the painter and the platform both are moving with constant speed, right, constant velocity से चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो एक्सेलरेशन क्या डालोगे, 0 डालोगे। एक्सेलरेशन 0 डालोगे तो आंसर आ गया 375 न्यूटन। ये मैंने आपको अभी अभी सॉल्व करके बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है।
Find the acceleration and the normal force acting between the blocks. Two blocks are placed on a horizontal surface. एक का मास है 7 kg और दूसरे का मास है 3 kg, राइट? 7 kg and 3 kg are two blocks. अब देखो इस पर 7 kg पर इस तरह से 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है? और 3 kg पर इस तरफ से 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स बराबर है लेकिन एंगल डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, अब आप लोगों को बताना है व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है? तो पहले ही बोल रहा हूँ, जब भी फोर्स लग रहा है ना सिस्टम पर, तो सबसे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बाद में नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है? तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सीधा फंडा फॉलो करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। तो सबसे पहले 7 kg ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। क्या कर रहा हूँ, देखो 7 kg का ब्लॉक हो गया। अब ये देखो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट ले लिए, जिस तरफ थीटा है उधर कॉस कंपोनेंट, जिस तरफ थीटा नहीं है उधर साइन कंपोनेंट। तो इधर आ गया 100 cos 37 और ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है 100 sin 37, ठीक है, राइट? तो इस 100 न्यूटन फोर्स के हमने टू कंपोनेंट्स ले लिए। अब क्या होगा, डेफिनेटली इस 7 kg के आगे 3 kg है, तो यदि ये 7 kg 3 kg को धक्का दे रहा है, 3 kg भी 7 kg को धक्का देगा, यानी कि इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, दिस वन एन, है ना? अब सिमिलरली 3 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 3 kg का हो गया। 3 kg पर हम क्या कर सकते हैं, इधर तो आ गया नॉर्मल फोर्स। अब ये जो 100 न्यूटन फोर्स लगा रखा है ऊपर से नीचे की ओर ये, और लेफ्ट की तरफ ये दो कंपोनेंट्स आ गए, राइट? अब two components are 100 sin 53 and 100 cos 53. Okay, so these are the two components I have taken. Okay, इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, आप लोगों को इसी तरह से उसके क्या लेने होंगे, कंपोनेंट्स लेने होंगे, राइट? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो मैंने शुरू में आपको जो स्टेप्स बताई थी उसमें आपको बताया था, सबसे पहले बॉडी को आइसोलेट करो, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, सारे फोर्सेस उस पर जो भी लग रहे हैं, बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करो। फिर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों दोनों बॉडीज के लिए सेपरेटली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसीडर करोगे, ठीक है? फिर fx is equals to m into ax and fy is equals to m into fay। तो सेपरेटली दोनों बॉडीज के लिए लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि चलो देखते हैं कौन सा फोर्स ज्यादा है। 100 cos 53 लग रहा है राइट डायरेक्शन में, है ना? देखो यदि मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ, इस पूरे दोनों ब्लॉक को एक साथ एक सिस्टम मान लेता हूँ, मैं इनको एक ही 10 kg का ब्लॉक बना लेता हूँ। इस तरफ लग रहा है 100 cos 53 और सॉरी 100 cos 37, और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 100 इंटू 4/5, तो ये आ रहा है 80 न्यूटन। और इस तरफ से 100 इंटू cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो इधर आ रहा है 100 इंटू 3/5 यानी कि 60 न्यूटन। तो देखो राइट डायरेक्शन में 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है और लेफ्ट डायरेक्शन में 60 न्यूटन लग रहा है ना? एफ नेट इज इक्वल टू एम से कर सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा राइट वर्ड होगा। ये मैंने एक्सेलरेशन को राइट वर्ड ए लिख दिया, ओके, राइट? आप चाहे तो इसको एक एक बॉडी फ्री बॉडी को ऑब्जर्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक साथ डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं पहले आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सॉल्व किया हुआ नहीं है, मैं अलग से सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैंने बोल दिया पूरी बॉडी का मास है 10 kg। नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, राइट डायरेक्शन में 80, लेफ्ट डायरेक्शन में 60, लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है? तो क्या आ रहा है, 20 इज इक्वल टू 10 है, यानी कि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट वर्ड, है ना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो, ठीक है? यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? तो यदि आप ऐसे सिस्टम मान के नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके पास और भी तरीके हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ले लो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है? मैं ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम मैं सबसे पहले उठा रहा हूँ। इसमें राइट डायरेक्शन में 100 cos 37 डिग्री और लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है एन, है ना? बस मैं लगा रहा हूँ 100, ये रहा 100 cos 37, ओके। ये मैंने पूरे सिस्टम के लिए कर लिया एक्चुअली, ठीक है? आप एक एक बॉडी के लिए करोगे तो भी आएगा। तो 100 cos 53, 7 + 3 इंटू ए, राइट? ये पूरा 20, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व करके बता चुका हूँ, ये रहा।
एक ही चीज है, ये दोनों सेम चीज है ना। यदि आप सिर्फ फर्स्ट बॉडी को करना चाहते तो फर्स्ट बॉडी को ऑब्जर्व करते आपको एक इक्वेशन मिलती, फिर सेकंड बॉडी को ऑब्जर्व करते दूसरी इक्वेशन मिलती, सॉल्व करते आंसर आ जाता है, ठीक है। पर क्यों इतना लंबा जाए, हम तो सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी बॉडी का बना लो और कर लो। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है, तो नॉर्मल फोर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये सारा इरेज करता हूँ। यस, अब मुझे चाहिए नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स के लिए मैं किसी भी एक बॉडी को उठा लेता हूँ, किसी भी बॉडी को उठा, आंसर वही आना है, ठीक है। चाहे तो फर्स्ट उठा लो चाहे सेकंड, तो यहाँ क्वेश्चन में सेकंड बॉडी को उठा रखा है, तो मैं भी सेकंड ले लेता हूँ। देखो राइट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स है n, ठीक है, माइनस लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 100 cos 53 यानी कि 60 न्यूटन। कितना? 60 न्यूटन। 100 cos 53 यानी कि 100 इंटू 3/5, तो 60 न्यूटन। दैट विल बी इक्वल टू इसका मास है 3 इंटू इसका एक्सेलरेशन a, चला दिया। अब क्या हो जाएगा, n माइनस 60 इज इक्वल टू 3 इंटू a, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स मिलेगा, कितना मिलेगा, n इज इक्वल टू 60 प्लस 3 इंटू a, और a 2 आया था तो ये आ रहा है या 3 kg को हम देख रहे हैं ना, तो हाँ, तो ये आ रहा है कितना, एक्चुअली यहाँ पर गलत लिख लिया है, ये 66 न्यूटन आना चाहिए, ठीक है ना। यस, अभी सही है, ओके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमें आंसर मिल रहा है 66। दिस इज द आंसर, ओके। यदि आप इसको 7 kg के ब्लॉक पर लेते तो भी यही आंसर आपको मिलता, कैसे, 100 cos 53, सॉरी 100 cos 37, तो cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, तो यह आ जाता है 80 न्यूटन राइटवर्ड माइनस n लेफ्टवर्ड, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू a, यानी कि 7 इंटू 2 14, राइट। तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है 18 में, 80 में से 14 गए तो 66 न्यूटन। दोनों से ही आपको सेम आंसर मिलता है, ठीक है। तो आप चाहे 3 kg ब्लॉक को ले चाहे आप 7 kg ब्लॉक को ले, आपको आंसर सेम ही मिलता है, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक एग्जांपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, फोर्स के कंपोनेंट्स लेना आना चाहिए, और एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए, यदि इक्विलिब्रियम पर होता तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ आई इज इक्वल टू 0, पर यहाँ तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट करता है, इसलिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मैंने नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए ले लिया है, ठीक है। पहले मैंने देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने पूरे सिस्टम के लिए लिया, पूरे सिस्टम के लिए लेने से मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया। फिर सेकंड में मैंने सिर्फ 3 kg ब्लॉक के लिए लिया, तो 3 kg ब्लॉक का लेते ही मुझे नॉर्मल फोर्स मिल गया, दैट्स इट, ओवर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को क्या बोला है, टू ब्लॉक्स m1 and m2 are placed on a smooth inclined plane as shown in the figure, they are released from rest, then find the acceleration of mass m1 and m2। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे दिखा रखा है कि एक पूरा इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, और इनके ऊपर m1 एंड m2 मास पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेंशन T लिख देता हूँ और यहाँ पर भी टेंशन T लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, बस इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इनको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेशन बताना है ना। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, उनको रेस्ट से रिलीज किया, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 एंड m2, m1 और m2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो कि ये रस्सी है और ये रस्सी है, दोनों है तो एक ही रस्सी आपस में ज्वाइंट है। मैं बोलूंगा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है, यदि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है तो मतलब यदि ये m2 इस तरफ नीचे जा रहा है, m2 इस तरफ नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो भाई ये m1 भी उस तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन से, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है, तो ये a एक्सेलरेशन से जाएगा, ओके। तो देखो m2 नीचे जा रहा है तो m1 ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ऐसे। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, है ना, ओके। मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ये m1 है ना, इस m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो ये m1 ब्लॉक हो गया, m1 का नीचे की ओर फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से m1g, क्या लगेगा, m1g। अब
इससे जो स्ट्रिंग जुड़ी है, तो स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन, टेंशन लेने का कि देने का, टेंशन ऑलवेज देने का, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये टेंशन लगा दी देने का, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। के बाद इधर भी टेंशन किधर आ गई, इधर भी टेंशन आ गई, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये दोनों मैंने टेंशन रिप्रेजेंट कर ली। M1 आ गया, ये टी टेंशन ऊपर की तरफ, M2 में भी वैसे ही, पहले हम सिर्फ M1 के फ्री बॉडी की टाइप बात कर रहे हैं। M1 ऐसे आ गया। अब देखो मैं फ्री बॉडी को एक डॉट से शो कर रहा हूँ, कि जो मैंने डॉट बनाया ना, लेट से दिस, एक्चुअली जो भी समझ लो इसको, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अब जो टेंशन आ रही है ना, वो टेंशन इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। mg जो आ रहा है, वो mg हमेशा नीचे डाउनवर्ड आता है। ये आ गया mg। व्हाट नेक्स्ट, मैं यहाँ पर ऐसे डॉट्स कर लेता हूँ, ठीक। अब ये तो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन हो, और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन यानी नॉर्मल वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, ठीक। इस एंगल को मैंने थीटा लिख दिया, इसलिए ये वाला कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। क्या आएगा, mg cos थीटा, और ये वाला आएगा mg sin थीटा। mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन a इसी तरफ आएगा, ठीक है। हो गया। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे इजीली। कैसे करोगे, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करना होगा। तो आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लो, खत्म काम। वाई एक्सिस का कुछ काम है नहीं, एक्स एक्सिस का काम है, तो कर लेंगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व। करते हैं चलो। फ्रॉम एफबीडी ऑफ M1 जो मास है उसका एफबीडी यूज करें, फ्री बॉडी डायग्राम। उससे मुझे पता चल रहा है क्या, कि mg sin थीटा जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो नीचे की तरफ लगा लिया mg sin थीटा इधर। अब टेंशन लग रहा है ऊपर, तो टेंशन ऊपर की तरफ। मैं नीचे की डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, mg sin थीटा इज पॉजिटिव। टेंशन ऊपर की तरफ, तो उसको मैं ले लेता हूँ नेगेटिव। मुझे मिलेगा m1g sin थीटा माइनस टी, दैट विल बी इक्वल टू m1a, ठीक है। सेपरेटली मैंने m1 ब्लॉक के लिए f net is equals to ma यूज कर लिया, along the inclined plane, डाउनवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अपवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। मुझे मिल गया क्या, mg sin थीटा, सॉरी, m1g sin थीटा माइनस टी इक्वल्स टू m1a, ठीक है। वैल्यू रख लो, m1 √3 है, ठीक है। जी, जी की वैल्यू अभी तो जी रख लो, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है इस इंक्लाइन की सरफेस के लिए, है ना। तो मैंने 30 डिग्री की वैल्यू रख ली 1/2, ये हो गया √3/2 जी माइनस टी इक्वल्स टू √3a। इक्वेशन नंबर 1 देखो कितने वेरिएबल है, टी एंड ए, दो वेरिएबल है, मतलब इक्वेशन भी दो चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे इस 1 kg ब्लॉक की बात करता हूँ। अब मैं इस 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्वेश्चन में बनाया हुआ है, इसको भी मैं इस तरह से एक डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसका mg नीचे की तरफ, ये m2g है नीचे की तरफ, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। मैं इसको इस डायरेक्शन में ऐसे लिख लेता हूँ, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन ये डायरेक्शन हो गई, और ये जो हो गया ये टेंशन हो गई, ये टेंशन टी। अब क्या होगा, अब मैं बोल सकता हूँ क्या, कि यदि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला 30 और ये फिर से 60, है ना। अरे थीटा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ फिर से थीटा आ जाएगा, तो ये 60 डिग्री। इसका मतलब समझ आ गया, इधर आ रहा है mg cos 60 डिग्री, ठीक है। इधर आ रहा है mg sin 60 डिग्री, ये हो गया mg, और यहाँ आ रहा है sin डिग्री। ओके, बस अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, हमने पहले ही देखा कि उस तरफ नीचे की ओर जा रहा था, ऐसा मान लिया था। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होना चाहिए, ठीक। एक्सेलरेशन को ऐसे ऐसे कर लिया था, हो गया। अब क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इक्वेशन लिखता हूँ, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ऐसे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम कीजिए। कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो मतलब टेंजेंट टी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, m2g sin थीटा नीचे की ओर नेगेटिव, दैट विल बी इक्वल टू m2 into a।
तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन लिख ली, टी माइनस एम टू जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम टू ए, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डालेंगे तो हमें मिलेगा टी माइनस 1 × √3/2g, तो हमें मिलेगा 1 × ए। बस इक्वेशन 1 and 2 दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1 and 2 विल गेट टी इज इक्वल टू √3g/2। ओके, तो फाइनली हम दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो हमें टेंशन ये मिलती है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ से एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, पहले एक्सेलरेशन को देख लें। एक्सेलरेशन हम लोग को मिल रहा है √3/2g - t है, और t माइनस √3/2g, दोनों को यदि मैं ऐड करता हूँ तो मुझे जीरो मिलता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है जीरो, समझे। एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि जीरो मिल रही है तो टेंशन कितनी मिलेगी, t माइनस √3g/2 इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू √3g/2, ये मिला मुझे एक्सेलरेशन। ओके, अब फोर्स ऑन पुल्ली बताना है, तो जो पुल्ली है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। देखो पिछली स्लाइड में ये पुल्ली होगी, इस पर इधर टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, दोनों का रिजल्टेंट लेना है। तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब दोनों ही टेंशन एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, तो दोनों ही टेंशन एक दूसरे से 90, ये टी दोनों के बीच 90, तो टी नेट इज अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों का ऐड करोगे। जैसे ही दोनों का ऐड करते हो तो √3/2g का होल स्क्वायर प्लस √3/2g का होल स्क्वायर, राइट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को मिलता है क्या, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, वो आपको कितना मिलेगा, √2t के बराबर मिलेगा। यहाँ से रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब √2t, और t की वैल्यू ये डाल दो, ये उठा के ये वाली, तो you'll get the final answer √3/2g, right? So this is the final answer you are getting. This is the resultant force on the pulley. That's it. Okay, चलिए तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही जल्दी हमारा ये टॉपिक खत्म होने वाला है, कुछ ही 2 और 3 एग्जांपल्स और बचे हुए हैं, पेशेंस रख के देखिए अच्छे से, राइट। तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर कितने ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन में आपको ये एक ली दी है, ली ये से स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ एक कैपिटल एम मास और ये एक स्मॉल एम मास। तो लेट अस कंसीडर कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, यानी कि कैपिटल एम मास जो है वो स्मॉल एम से ज्यादा है। इस पूरे सिस्टम को हम एटवुड मशीन बोलते हैं, एटवुड मशीन। ओके, ये एटवुड मशीन का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैंने बोल दिया भाई ये पुल्ली है ना, इस पुल्ली में मैं बोल सकता हूँ क्या कि कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम एक रस्सी से जुड़ा हुआ है और वो रस्सी फिर स्मॉल एम से जुड़ी हुई है, फिर दोनों को हमने ऐसे रिलीज कर दिया रेस्ट से। जो भारी है वो नीचे जाएगा और हल्का है वो ऊपर जाएगा। रस्सी की लंबाई तो कांस्टेंट है, रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है, मतलब कैपिटल एम जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा स्मॉल एम उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, so you'll get what acceleration of capital M is same as acceleration of small m in magnitude, magnitude same है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वाले ब्लॉक को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ इस ब्लॉक को ऑब्जर्व किया, कौन सा, जो डब्बे में बनाया। इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है क्या कि ये नीचे की ओर जा रहा है, मतलब mg ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लो। जरूरी नहीं है कि आप मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी लिया जा सकता है, आपको आंसर वही मिलना है, पर आई एम सेइंग टेक द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव so that you can avoid the confusion of sign convention। साइन कन्वेंशन की कंफ्यूजन ऐसी होती है कि जो आपके क्वेश्चंस गलत करवा देती है, इसलिए बेसिक फंडा फॉलो करने का, जिस तरफ एक्सेलरेशन आप मान रहे हो उसी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानो। mg नीचे लग रहा है, देखो mg किधर लग रहा है, नीचे, तो मैंने एक्सेलरेशन भी नीचे ले रखा है, राइट। एक्सेलरेशन नीचे है मतलब मैं mg नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, पॉजिटिव, एंड टेंशन ऊपर है तो एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स इन ऑन कैपिटल एम मास कितना हो रहा है, mg नीचे t ऊपर, तो mg माइनस t नेट फोर्स हो गया, दैट विल बी इक्वल टू ma मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस।
ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब मैं स्मॉल एम मास को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर कैपिटल एम मास को, इस कैपिटल एम मास के डब्बे को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ स्मॉल एम मास की। ठीक है, स्मॉल एम मास में मैं इस वाले पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। अब इसमें आप देख सकते हो एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन को मैं इसके लिए पॉजिटिव मानूंगा, है ना। प्लस वाई डायरेक्शन ऊपर की ओर मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि टी पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी ऊपर की ओर, एम जी नीचे की ओर, तो टी माइनस एम जी इजिकल्स टू, इसका मास है एम और एक्सेलरेशन है ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने लिख ली, टी माइनस एम जी इजिकल्स टू एम ए। बस अब आपको सॉल्व करना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। यदि इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है माइनस टी और यहाँ पर है प्लस टी, दोनों जब ऐड होंगे तो प्लस माइनस जीरो, एलएचएस में ही है दोनों, तो प्लस माइनस जीरो, तो टी टी चला गया, बचा कौन, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, है ना। तो फाइनली क्या बच रहा है, तो भी फाइनली बच रहा है, मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टू ए। ठीक है, जैसे ये यूज करते हो आंसर मिल जाता है, तो फाइनल आंसर व्हाट यू आर गेटिंग इज m माइनस m इनटू g डिवाइड बाय m प्लस m। दिस इज द फॉर्मूला यू आर गेटिंग। ओके, आप इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो, और इक्वेशंस आपको लिखना आती है तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और आंसर लाओ। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन मिल गया, आप क्या करोगे, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ से उठा के चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी में भी डाल दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा t इज इक्वल्स टू 2 m1 m2 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल M स्मॉल m इनटू g डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आपको मिली टेंशन, राइट, यानी कि हमें पता चल गया क्या, कि स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी और एक्सेलरेशन। फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, कंसीड एट फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सारे के सारे फोर्सेस उसमें रिप्रेजेंट करो, फिर किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लो, है ना। एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लिया, नाउ कंसीडर अ सेपरेट बॉडी, अब जिस डायरेक्शन में उस बॉडी का एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। ठीक है, अब इक्वेशन लिख लो, राइट, विद डायरेक्शन हम लोग एफ नेट इज टू एम इक्वेशन लिखेंगे। दूसरी बॉडी के साथ भी सेम ही करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्रॉ करेंगे। अब उस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में ही हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, फिर से एफ नेट इज टू एम में लिख लेंगे। तो इक्वेशंस हमें मिली, दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी कि एलएचएस से एलएचएस ऐड होगा, आरएचएस से आरएचएस ऐड होगा, इस तरह से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन जैसे ही मिला उसको आप किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में डालो चाहे 2 में डालो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको टेंशन मिल जाएगा, दैट्स इट। और आप चाहें तो ये फॉर्मूलाज भी रेडीमेड याद रख सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने 9 लिख लिया फिर से। चलो क्वेश्चन नंबर से क्या करना है, सॉल्व करने से मतलब, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो सेम ही क्वेश्चन है वैसे, जस्ट वहां पर वेरिएबल थे यहाँ पर वैल्यू दे दी, यहाँ पर 3 kg है, यहाँ पर 2 kg है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें नीचे 3g लग रहा है, इसमें नीचे 2g लग रहा है, इधर टेंशन t ऊपर है, इधर टेंशन t ऊपर है, समझ में आ गया क्या, ये 3g ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। पहले मैं सिर्फ इस वाले ब्लॉक को कंसिडर करता हूँ, यदि मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है नीचे की ओर ज्यादा है ना, तो 3g पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जिसको पॉजिटिव ले लिया, 3g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 3 है, ये आ गया 3g माइनस टेंशन इज इक्वल्स। अब क्या कर लूंगा मैं, इस 2 kg ब्लॉक को कंसीडर करता हूँ, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लोगे तो ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे, 3g में से 2g गया तो 1g, ये g, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 2 5 k, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी g बाय 5 यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वही क्या है, 3g माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2 है, दोनों का ऐड किया तो 3 माइनस 2 इंटू g डिवाइड बाय 3 प्लस 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, so we got the acceleration of the block is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 kg का नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 kg का ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया, आप टेंशन चाहिए, टेंशन के लिए आप वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो,
मैं एक काम करता हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन में डालता हूँ। सेकंड इक्वेशन में आ रहा है टी माइनस टू जी, टू जी को उधर भेज दो, तो टी प्लस टू जी और इजिकल्स टू टू ए, यानी कि प्लस टू ए हो जाएगा यहाँ पर। तो ए की वैल्यू मैं यहाँ टू डाल देता हूँ, क्या मिल रहा है 24 न्यूटन आंसर। ठीक है, मैंने आपको 2 kg को यूज करके बताया, आप चाहें तो 3 kg को भी यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को आपको वही आंसर मिलेगा। आप कोई भी ब्लॉक यूज करो, आंसर तो आपको वही मिलना है जो मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग देखिए, समझ में आएगा आपको, मेरा पूरा विश्वास है। यस, यहाँ क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन का डायग्राम ये रहा। दिस इज डायग्राम फॉर द क्वेश्चन। देखो, इसमें आपको एट्रीब्यूट मशीन दिखा रखी है, एक 2 kg ब्लॉक अटैच है एक और 2 kg ब्लॉक से, और वो अटैच है स्ट्रिंग की हेल्प से एक 3 kg ब्लॉक से, जो कि पुली के ऊपर से जा रही है। अब नाउ you have to find the acceleration of the blocks and tension in each string. सिंपल, जैसे पहले किया था, वैसे ही करेंगे। सॉरी, हम सेपरेटली क्या करेंगे, सारे ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो देखो, 3 kg का 3 kg, मैंने बोलते कि देखो यहाँ राइट साइड ये 4, 2 + 2 4 हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ 3 kg हो रहा है। 4 kg ऑब्वियसली ज्यादा वेट लगाएगा, 3 kg का वेट कम होगा, ऑब्वियसली 3 kg ऊपर जाएगा, 4 kg नीचे जाएगा। ये मैंने 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। कहाँ है, ये रहा। टेंशन ऊपर की ओर, और ये टेंशन ऊपर की ओर ड्रॉ कर ली, और mg नीचे की ओर ड्रॉ कर लिया, और एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में। बस सिमिलरली अब मैं इस वाले 2 kg का बनाने जा रहा हूँ। इस वाले 2 kg में टेंशन देखो, T1 ऊपर, ये रही, और T2 नीचे होगी। ठीक है, और साथ ही में mg नीचे होगा। तो देखो मैंने ड्रॉ कर लिया, T1 ऊपर, T2 नीचे, और 2g नीचे। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। एक्सेलरेशन किधर होगा, ऑब्वियसली नीचे होगा, नीचे की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, और लास्ट 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है, T2 ऊपर की ओर, नीचे की ओर mg, और एक्सेलरेशन नीचे की ओर। बस, अब जैसे जैसे एक एक फ्री बॉडी डायग्राम को ऑब्जर्व करते जाओ, इक्वेशन लिखते जाओ। सबसे पहले फ्रॉम 3 के एफबीडी ऑफ 3 kg, राइट, मैं 3 kg का एफबीडी लेता हूँ। और क्योंकि ये किधर जा रहा है, या अब हमने कंसीडर कर लिया कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो T1 पॉजिटिव माइनस 3g, राइट, दैट विल बी इक्वल टू 3 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं सेकंड 2 kg वाले ब्लॉक को ले लेता हूँ, इस वाले ब्लॉक को। इस वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन नीचे, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, मतलब T2 पॉजिटिव हो गया, प्लस 2g पॉजिटिव हो गया, माइनस T1 ऊपर की तरफ है इसलिए नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है। दैट विल बी इक्वल टू ma, तो उसका मास 2 kg है, तो 2 into a। ठीक है, अब मैं लास्ट वाला ब्लॉक जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इस लास्ट वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ऑब्जर्व करता हूँ, तो चलता है इसका एक्सेलरेशन नीचे है। तो एक्सेलरेशन नीचे है, तो मैंने इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। तो एक्सेलरेशन नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2g माइनस T2, दैट विल बी इक्वल टू 2a, है ना। तो ये मैंने लिख लिया क्या, 2g माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2a। एफ नेट इज इक्वल्स टू एम में यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं, इंडिविजुअल ब्लॉक्स के लिए। ठीक है, 3 इक्वेशंस मिली, सारी इक्वेशंस को मैं ऐड कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 2 एंड 3 को ऐड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर प्लस T1, यहाँ पर माइनस T1, तो ये यदि LHS से LHS ऐड होता है तो प्लस माइनस जीरो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस T2, और यहाँ माइनस T2, यहाँ पर T2 भी कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, माइनस 3g प्लस 2g प्लस 2g, यानी कि 4g माइनस 3g, यानी कि g। तो g इज इक्वल टू, और RHS में 3a प्लस 2a प्लस 2a, यानी कि 7a। तो मुझे डायरेक्टली मिल गया g इज इक्वल टू 7a। यहाँ पर इम्प्लाइज का सिंबल आना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया है, तो इम्प्लाइज का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों को मिल गया एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक जो है ऊपर की ओर g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, मतलब 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। और सेकंड ब्लॉक जो दिख रहा है अपना 2 kg और 2 kg, सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक, वो नीचे g/7 एक्सेलरेशन से जाएंगे। ठीक है, नीचे की ओर एक्सेलरेट होंगे। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है हर एक रोप में टेंशन बताओ। तो देखो, मुझे T1 फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 ले लूंगा। तो टेंशन T1 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 3g प्लस 3 है ना, 3g प्लस 3a, बस वैल्यू रख लो g/7 एक ही जगह, यू विल गेट द 240/7 न्यूटन। अब कोई पूछ रहा है T2 बताओ, तो T2 के लिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, कौन सी, 2 kg ब्लॉक लास्ट वाला।
तो 2g माइनस टी टू इजिकल्स टू 2a, तो टी टू इधर भेज दो, 2a इधर भेज दो, तो यहाँ आ जाएगा टी टू इजिकल्स टू 2g माइनस 2a, टी टू इजिकल्स टू 2g माइनस 2a। वैल्यू रखो, a की वैल्यू g by 7, so you'll get 120 by 7 न्यूटन। So this is the final answer of the tension, right? यहाँ पर हमने देख लिया कि इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली आपको क्या आना चाहिए, पहली चीज फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता तो ये आप कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट थिंग, फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को आप डिसाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं, राइट। फिर क्या करेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। बस वही लगाना है, जो जो इक्वेशंस मिले आपको सॉल्व करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि हम यहाँ अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए, एंड अनअकैडमी विल प्रोवाइड यू द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स विद बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, क्वालिटी कंटेंट, एंड आप नीट क्रैक करेंगे हमारे साथ। सो लेट्स क्रैक नीट यूजी विद द अनअकैडमी। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियो। मेरा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में आएगा, दैट विल बी रिलेटेड टू कांस्टेंट मोशन, एंड कांस्टेंट मोशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा कांस्टेंट मोशन, वही मैं लेकर आ रहा हूँ कल आपके सामने। So please subscribe our channel and click the bell icon, and please buy an academy subscription and use my code RAHULD and get additional 10% discount। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अन अकेडमी आपको एंटायर सिलेबस, सारी सब्जेक्ट्स आपको बहुत ही कम फी में प्रोवाइड करता है। यदि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को 2 इयर्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 to 3 लाख रुपीज पे करने होते हैं, लेकिन अन अकेडमी आपको 2 इयर्स के लिए एंटायर सिलेबस प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ 32,400 रुपीज में, यदि आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं तो, और नहीं यूज करेंगे तो 36,000 रुपीज। तो डेफिनेटली राहुल डी, RAHULD, ये कोड आपके लिए बेनिफिशियल है, 10% डिस्काउंट लेकर आएगा, आप अपने पैसे बचा सकते हैं, राइट। और आपको फायदे क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से बता देता हूँ। आप लाइव क्लासेस को एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत ही अच्छे से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं बिना हेजिटेशन के, एंड आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट, you will get the mock test and quizzes। तो वहाँ आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं, फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव लेक्चर्स अनलिमिटेड देखने का मौका मिलता है, यानी कि एक बार में नहीं सीख पाए तो फिर से देखो, है ना। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। मेरा सजेशन है कि आप 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स के लिए अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बाय कीजिए, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल भी नुकसान में नहीं रहेंगे, आपको फायदा ही फायदा है। आप पूरा सिलेबस सीख पा रहे हैं घर बैठे अपनी जो भी डिवाइस है उससे, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा कोड यूज कर रहे हो तो मैं ही पढ़ाऊंगा, नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी पसंद के, उनमें बहुत सारे एजुकेटर्स दे रखे हैं, आप उनकी वीडियोस देखिए, उनके रेटिंग्स देखिए, उनके फॉलोअर्स देखिए, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, और उसके वीडियोस आप देखिए, उसके लाइव लेक्चर्स अटेंड कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग्स देखिए, एंड आप बहुत अच्छे से नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज यूज माय कोड राहुल डी, RAHULD, टू बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आपका कोई नुकसान नहीं है, प्लीज अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड राहुल डी, RAHULD, you'll get the 10% additional discount in subscription fee। So thank you very much।